हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्रेस्टीज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। टॉपिक से तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सेकेंड है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, थर्ड है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। शुरू करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इतना तो आप सबको पता ही है कि जेंडर जो है वो अनचेंजेबल है और नेचुरल है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जैसे आदमियों को ये कहा जाता है कि वो सारे हैवी काम कर सकते हैं और वो सिर्फ घर के बाहर ही काम कर सकते हैं, यानी अगर कोई मर्द घर के अंदर काम करता है तो उसे मर्द ही नहीं समझा जाता। दूसरा, वुमेन्स, जिनके लिए ये बाउंड कर दिया गया है कि वुमेन बस कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग और लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, यही काम बस कर सकती हैं। इसके अलावा औरतें जो है वो कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन गाँवों में ये देखा जाता है कि बहुत सारी औरतें बाहर से पानी भर कर भी लाती हैं, बाहर से ईंधन भी लेकर आती हैं अपने घर में जलाने के लिए, खेतों पर भी काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको मैन के बराबर ट्रीट नहीं किया जाता। औरतें चाहे दिन भर कितना भी काम करें, जो भी हाउस होल्ड जॉब्स वो करती हैं, उनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दी जाती। आई नो, आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या करती हैं ये, कुछ नहीं करती हैं, तो घर में रहती हैं। बल्कि औरतें भी घर में उतना ही काम करती हैं जितना एक आदमी बाहर जाकर काम करता है। हमारी सोसाइटी में बहुत बार ये भी देखा जाता है कि सेम काम के लिए आदमी को जितने पैसे दिए जाते हैं, औरतों को उतने पैसे नहीं दिए जाते, यानी वुमेन्स को हमेशा कम पैसे दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मैन, भले ही काम सेम हो। और जो पर्सन फेमिनिज्म के सपोर्ट में बोलता है, यानी जो वुमेन्स के सपोर्ट में बोलता है, उसको कहा जाता है फेमिनिस्ट। लेकिन आप आजकल का एरा देखेंगे कि जितनी भी हमारी न्यू जनरेशन है वो काफ़ी फेमिनिस्ट होती जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, जितने भी हाईली एजुकेटेड जो प्रोफेशंस हैं, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पहले ज़माने में यानी पुराने ज़माने में ये सब वुमेन्स के लिए सूटेबल नहीं कंसिडर किए जाते थे, यानी सबको लगता था कि औरतों के बस का ये काम नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं जो वुमेन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी जहाँ पे वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको अप्रेस्ड किया जाता है, वो चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, उनको टॉर्चर किया जाता है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इंडिया में वुमेन्स का लिटरेसी रेट है 54% और मेंस का है 76%, यानी पेरेंट्स जो हैं वो बेटियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। अगर मान लीजिए कि एक बेटा है और एक बेटी है और उनके पास इतने पैसे हैं कि वो किसी एक को ही पढ़ा सके, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने बेटे को पढ़ाएं, बेटे को हायर एजुकेशन तक पढ़ाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी के लिए तो डाउरी में भी उन्हें देना पड़ेगा, तो क्यों ना वो पैसे वो बेटे पर लगाएं। पेरेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बॉयज़ की एजुकेशन में काम आए, यानी वो कभी भी ये नहीं चाहते कि बेटा और बेटी पर इक्वली खर्च किया जाए। जो हमारी सोसाइटी में हाईली पेड जॉब्स हैं या वैल्यूड जॉब्स हैं, उनका प्रोपोर्शन जो है एज़ कम्पेयर टू मैन अभी भी वुमेन्स का बहुत ही ज़्यादा लो है। इसके लिए काफ़ी सारे इक्वल वेजेस एक्ट वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं इक्वल वेजेस देने के लिए औरतों को, लेकिन फिर भी जितने भी काम करने की जगह हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स से लेकर सिनेमा तक हो, फैक्ट्री से लेकर फील्ड तक हो, वुमेन्स को जो है वो हमेशा कम पैसे दिए जाते हैं फॉर द सेम वर्क। और ये चीज़ यहीं नहीं ख़त्म हो जाती, हम इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ये भी देखेंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनको जो होने वाली औलाद है वो बेटा ही हो, और अगर उन्हें पता भी चल जाता है कि उनकी बेटी होने वाली है तो वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। इसी वजह से सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशो को डिक्लाइन कर देता है, जो हमारी इंडिया में बहुत ही कम है। इवन हमारी इंडिया में बहुत सी जगहों पर हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि औरतों को जो है वो घर में पीटा जाता है, उनको हरास किया जाता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। तो क्या क्या स्टेप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटी डाउरी लॉज बनाए गए हैं, यानी जो भी डाउरी देगा या लेगा उसको पनिशमेंट भी है और फाइन भी है। बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में, टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपने काफ़ी सुना होगा। और सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन भी इलीगल है हमारे यहाँ। जो करता है या जो करवाता है
दोनों को जेल भी हो सकती है और उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। जो भी इस तरह इलीगल क्राइम्स करेगा उनको बहुत कड़ी पनिशमेंट भी है। 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी बनाया गया था जो इक्वल वेजेस के लिए था फॉर इक्वल वर्क, यानी अगर कोई आदमी उस काम को करता है और उसी काम को सेम औरत करती है तो उन दोनों को बराबर वेजेस दी जाएंगी सेम काम के लिए। और हमारी लोकल गवर्नमेंट में 1/3 जो सीट है वो रिजर्व्ड है वुमेंस के लिए। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो आपने बहुत सी बार नोट किया होगा कि जब भी रिलीजन की बात आती है वहाँ पे दो वर्ड उभर कर आते हैं, एक कम्युनलिज्म और एक सेकुलर। तो आज हम दोनों को देखेंगे ये क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म किसे कहते हैं? कम्युनलिज्म कहते हैं जब एक स्टेट में या एक नेशन में एक रिलीजन और उसके फॉलोवर जो हैं वो दूसरे को डोमिनेट करने लगे। दूसरा, जब लोग ये बिलीव करने लगे कि उनका रिलीजन जो है वो सारे रिलीजन में सुपीरियर है। जब रिलीजन जो है वो नेशन की बेस लगने लगे, यानी ऐसा लगने लगे कि एक नेशन जो है वो इस रिलीजन को फॉलो कर रहा है या नेशन का जो रिलीजन है वो ये वाला रिलीजन है, तो उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है। और जब एक नेशन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी देने लगता है बाकी रिलीजन्स में, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को दिया जाता है या सऊदी अरब में इस्लाम को दिया जाता है या चाइना में बौद्धिज़्म को दिया जाता है, इस तरह, तो ये कम्यूनल स्टेट्स हैं या कम्यूनल नेशंस हैं। और एक सेकुलर स्टेट क्या है? सेकुलर स्टेट है हमारी इंडिया। जैसे इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी हमारी इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी कम्युनिटीज़ को, सभी इंडिविजुअल को ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करें, किसी भी धर्म को माने और किसी को भी फॉलो ना करें। यानी उनकी मर्ज़ी है, वो किसी को भी फॉलो करें, किसी में भी धर्म परिवर्तन करें, किसी को माने किसी को ना माने, ये उनकी अपनी चॉइस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को इस चीज़ का दबाव नहीं डालता और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरफेयर कर सकता है ऐसे रिलीजियस मैटर में जो किसी की इक्वालिटी को ख़त्म करते हों। जैसे हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी थी जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन करार दे दिया है। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं जो लोगों की इक्वालिटी को ख़त्म करते हैं, इस तरह के टॉपिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? एक सेकुलर स्टेट की, यानी सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली स्टेट की। तो ये टॉपिक आपका बस इतना ही था। आई होप आपको दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा कि कम्युनलिज्म किसे कहते हैं और सेकुलर स्टेट किसे कहते हैं। तो बेसिकली हम अगर बहुत छोटी बात में इसको ख़त्म करें तो ये कहेंगे कि कम्युनलिज्म में जहाँ पर एक रिलीजन को फॉलो किया जाता है या किसी एक रिलीजन को सुपीरियर माना जाता है, और सेकुलर स्टेट वो स्टेट जहाँ पे किसी भी रिलीजन को नहीं माना जाता और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स में कास्ट किस तरह काम करती है या पॉलिटिक्स में हम कहाँ पर कास्ट देख सकते हैं। तो ज़्यादातर पार्टीज़ जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी वाली कास्ट से बिलोंग करता हो एक पर्टिकुलर रीजन में। यानी इस तरह के इस रीजन में जो है वो जाट कम्युनिटी के ज़्यादा लोग हैं, तो हम यहाँ से अपनी पार्टी का कोई जाट खड़ा करेंगे, तो जिसकी वजह से उनको कास्ट के बेसिस पर या सेंटिमेंट्स की वजह से वोट मिल जाए। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो पार्टीज़ को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि हर किसी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में इक्वल हो। लेकिन बहुत सी बार पार्टी और उसके कैंडिडेट जो हैं वो कास्ट सेंटिमेंट्स को जो है वो लेकर आते हैं पार्टी में टू गेन सपोर्ट फॉर देयर पार्टी, यानी ताकि लोग जो हैं एक ही कास्ट के लोगों के सामने उन्हीं की भलाई के काम के वादे करना या उनसे उनकी कास्ट को आगे लाने की बात करना, इस तरह के सेंटिमेंट्स वो जो है वो जाहिर करते हैं जिससे उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल पाए। इंडिया में जो है वैसे तो ये कास्ट माइनॉरिटीज़ हैं, एसटीज़, एससीज़ और ओबीसीज़, लेकिन अगर इन सबको मिला के देखा जाए तो ये जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद आ जाती है। तो बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो ऐसे मुद्दे भी आपने देखा होगा कि उठाती हैं कि हम एसटीज़ के लिए ये करेंगे, हम ओबीसीज़ के लिए ये करेंगे अगर हम सत्ता में आ जाएं। तो पार्टी जो है वो लोअर कास्ट की वोट गेन करने के लिए उनको सपोर्ट करती हैं। लेकिन पार्टीज़ की लिमिटेशन क्या क्या है, यानी वो क्यों खुले तौर पर उनकी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकती, या कोई भी पार्टी जो है वो किस तरह पीछे रह जाती है हालांकि उसने हर कास्ट से या
हर कास्ट के सेंटिमेंट को जो है वो अपने मैनिफेस्टो में लिया होता है। तो क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी के पास मेजॉरिटी नहीं है किसी एक कास्ट के लिए, यानी किसी एक कास्ट के पास पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेजॉरिटी नहीं आ पाती, इसी वजह से कैंडिडेट को जो है वो बाकी कास्ट का भी सपोर्ट चाहिए होता है इलेक्शंस को जीतने के लिए। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी के लोग हैं वो एक ही कैंडिडेट को वोट करें। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार जो है वो वोटर के पास एक से ज़्यादा चॉइस होती हैं, यानी सेम कास्ट के 2 या 2 से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं तो वोट्स बढ़ जाती हैं, और बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द वोट्स सिटिंग एमएलए और एमपी लूज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। यानी क्योंकि वोट जो है वो घट जाती है तो एमएलए या एमपी का जो इलेक्शन है वो इंसान हार जाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है आपका पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कास्ट में क्या पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है कास्ट सिस्टम से और कास्ट आइडेंटिटी से। कास्ट ग्रुप जो है वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबर कास्ट, यानी अपने आसपास की जो छोटी छोटी कास्ट हैं उनको मिलाकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी कास्ट जो उन्हीं की एक्सक्लूडेड है, यानी पुरानी उन्हीं की कास्ट में से निकली हुई कुछ कास्ट हैं उनको अपने अंदर मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रुप जो है वो बड़ा हो जाए और वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकें। बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो होते हैं वो कोलिजन भी कर लेते हैं दूसरी कास्ट से और दूसरी कम्युनिटीज से। तो इस तरह की जो कम्युनिटीज होती हैं, यानी जो कई सारी कास्ट को या सब कास्ट को जोड़कर बनी होती हैं, इनको बैकवर्ड या फॉरवर्ड कास्ट कहा जाता है। यानी बैकवर्ड कास्ट ग्रुप जितनी भी बैकवर्ड कास्ट होंगी जैसे एसटीज, एससीज और ओबीसीज, और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप यानी जो फॉरवर्ड कास्ट होंगी। हालांकि ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बुरा है। हम लोग इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अब हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि सब इंसान बराबर होते हैं। कोई एसटी एससी नहीं होता, कोई बैकवर्ड कास्ट नहीं होती। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। तो इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स जो है वो हम उठा सकते हैं, जिससे ये जो मेंटालिटी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट वाली, जिससे हम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिन ब दिन फेस करते हैं, इसको ख़त्म किया जा सकता है। कैसे? बेटर एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाकर, यानी हम अपने बेसिक जो हमारे मैनर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें सुधार लेकर आएँ। बच्चों को शुरू से बताएं कि कोई भी कास्ट छोटी या बड़ी नहीं होती। दूसरा, अर्बनाइजेशन के ज़रिए। तीसरा, अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे। सबको इक्वल जॉब्स प्रोवाइड हो तो लोग वैसे ही भूल जाएंगे ये सब कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, यानी लोगों को बताया जाए। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये फ्री है। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो अपनी कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।